हेलो एंड हाय मेरे प्यारे प्यारे लाडलों। आप सभी का भरपूर स्वागत है, बहुत ज्यादा स्वागत है। आप देखिए, जो इससे पहले बात चल रही थी, हाँ, इससे पहले आप आगे पढ़ें और बढ़ें। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रविराव सिंह अपने गुरुजी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर डालिए। आपका फायदा भी होगा और मेरा भी होगा। चलिए बात करते हैं लाडलों। पिछले 2 लेक्चर उम्मीद करता हूँ मैंने आपने देखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, और उससे आपको काफ़ी फायदा मिला होगा। वो लेक्चर थे आपके चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज पर थे। अब हम कूलम्स लॉ देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ ने बताया दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो कितना होता है और कैसे लगता है। चलिए देखते हैं। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कूलाम ने बताया दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, दो पॉइंट चार्जेस सपोज आपके पास, यहाँ पर मैं छोटा सा बना देता हूँ फिगर, ताकि मैंने डेफिनेशन पहले से ही लिख के रखी है, थोड़ा टाइम ज़्यादा खराब होता। दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलाम ने क्या कहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2, मतलब Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा ये बताया कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब 1/r² के। तो मोटे तौर पर मैं एक बार रीड कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का मतलब Q1 Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब 1/r² बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या, जरा डिटेल में देखते हैं। चलते हैं आगे अगले पेज पर। आपके पास दो चार्जेस रखे हैं, ठीक है, दो चार्जेस, एंड एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? r डिस्टेंस पर रखे हैं, ठीक है। तो यहां से कलर 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 मेरा भाई, कलर सबसे पहले तो ये इरेज किया जाए। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई दो चार्जेस हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो मैंने ये दिखा दिया यहाँ पर डिस्टेंस r, ठीक है। अब बात करें, दो चार्जेस कहाँ रखे हैं? पॉइंट चार्जेस, ये Q1 है और ये Q2 है। खास बात क्या है? Q1 है और Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r, ठीक है। पॉइंट चार्जेस हैं, एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर मैं लाइक चार्ज ले लूँ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्ज ले लूँ तो क्या करेंगे? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, हाल फिलहाल यहाँ पर एक चार्ज Q1 लिया, एक चार्ज Q2 लिया, ठीक है। एक दूसरे के इसमें डिस्टेंस तो R2 है ही है। अब Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइक चार्ज लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज। चलो साइन भी लिख देते हैं, प्लस Q एंड प्लस Q2, Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव है। कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने के हिसाब से बात चल रही है। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं? F फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। ये भी सेम फोर्स से रिपेल कर रहा है। ये जो F है इसके बारे में बताया कूलाम भाई साहब ने, क्या बताया कि F जो है ये F फोर्स है। F फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, जब Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें तो उनके बीच में जो फोर्स है वो लगेगा, क्या लगेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल, या फिर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल। और क्या बताया, ये जो F फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। ये लॉ दिया कूलाम भाई साहब ने। अब हमें क्या करना है, इसको इकट्ठा कर देना है। सो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, Q1 Q2/r²। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? हाँ, लगे रहिए, चलते रहिए। तो प्रोपोर्शनल टू, मैंने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी पूरी कर दी है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी हटानी पड़ेगी। तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट होगा के Q1 Q2/r²। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर देख लिया है, और वो फॉर्मूला बनकर आ रहा है F इक्वल टू के Q1 Q2/r² में होगा। ये कूलाम ने बताया। तो इस तरह से समझ में आता है हमें, कूलाम ने ये लॉ दिया, ये फॉर्मूला दिया। दो चार्जेस Q1 Q2 के
एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें, अच्छा खास बात क्या, दोनों पॉइंट चार्जेस होंगे, है ना, मैं आपको लिखा भी दूंगा, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना लगने वाला है, वो लगने वाला है K(Q1Q2)/r² का। यहां से अब हम इस फॉर्मूले या इस रिजल्ट के ऊपर बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, क्या लग रहा है, ये फोर्स कैसे लग रहा है, कैसे हम इसको शो करेंगे, और किस किस के ऊपर ये डिपेंड करेगा, कितना होगा, इसके अंदर की छुपी हुई बातें क्या क्या हैं, वो सबको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये तो हो गया आपका, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो K(Q1Q2)/r² है। नेक्स्ट पेज पर चला जाए, चलिए बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं सबसे पहली बात क्या आपको समझनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, आगे जो चार्ज हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हो सकते हैं, स्फेयर के ऊपर हो सकते हैं, वायर के ऊपर हो सकते हैं, तो वो आगे की बात है। हाल फिलहाल कूलम्ब्स लॉ तो पॉइंट चार्ज को के ऊपर ही हम यूज कर सकते हैं। स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या है? फर्स्ट स्पेशल पॉइंट, फर्स्ट ये है कि कूलम्ब्स लॉ किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, पॉइंट चार्जेस के ऊपर। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ is applicable only on point charges। ठीक है, तो भाई ये जो चार्जेस है Q1 Q2 पॉइंट चार्ज होना जरूरी है, अच्छी बात है। चलिए और क्या, सेकंड पॉइंट जरा फिर से मैं फोर्स का फॉर्मूला लेट रहा हूं, F = K(Q1Q2)/r²। अगर दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें तब हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें, मैं छोटा सा बना देता हूं यहां पर एक फिगर, ये Q1 है, ये Q2 है, ताकि आपको बराबर समझ में आता रहे। हम पेज भी बदलें तो भी हमें समझ में आता रहे, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा कर दूं, बड़ा कर देता हूं, चलो दिखेगा नहीं तो ठीक है। R ये अच्छा रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है जी। क्या फोर्स लग रहा है? F। अभी अट्रैक्ट रिपल्शन चल रहा है तो F। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, K क्या है? तो K क्या है? K यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर K = प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी कि K की वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। अगर हम बात करें यहां पर फॉर वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम के लिए खास तौर पर बात की जा रही है, ठीक है। चलिए इसमें हैश करके लिख लेते हैं। फॉर वैक्यूम K जो होता है, K होता है 1/4πε0। कितना होता है? 1/4πε0। और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है। और अगर यूनिट की बात करें तो मुझे चाहिए K की यूनिट, तो मैं K को छोड़ देता हूं, बाकी सब कुछ, जैसे ये r² है, इसको मैं यहां ले जाता हूं F(r²), तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और Q1 Q2 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा, नीचे चला जाएगा तो फिर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट भी होगी है। और मैंने वैक्यूम के लिए ये वैल्यू लिख दी है, ठीक है। ये आपको याद रहनी चाहिए जब तक कुछ कहा नहीं जाए, जब तक कि वो नहीं कह दे कि कोई दूसरा मीडियम है, तो आपको क्या करने का है, आपको वैक्यूम में मान करके ही यूज करना है। और वो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में रखनी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू अगर हम बात करें मीडियम में, तो मीडियम के लिए अगले पेज पर हम चलते हैं। चलिए बात करते हैं हैश करके, वेल फॉर अ मीडियम, फॉर मीडियम, ठीक है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, भी वो बात करेंगे। फॉर मीडियम तो जो K है, K हो जाएगा 1/4πε0 यहाँ पर एक क्वांटिटी और आ चुकी है, कौन आ गई है? ε r। ये जो ε r है ये क्या होता है? तो पहले देखें ε0 क्या होता है, हमने पिछले केस में लिख तो दिया यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, ε0 क्या है? ε0 को कहते हैं
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये अगले पेज पर ले लेता हूँ, दोनों चीजें साथ साथ आ जाएंगी। अच्छा, इसको इकट्ठा और क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 4 पाई नीचे एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बच्चा पार्टी वार्टी छोड़िए, मैं आपको ही बच्चा पार्टी कह रहा हूँ, ठीक है। आपको पढ़ने का है एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होगा, ठीक है। अब ये कौन कौन क्या क्या है, तो यहाँ पर ये हो गया एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये किसी मीडियम के लिए है और इसे भी मैं डब्बे में डाल देना पसंद करूंगा, ठीक है, डब्बे में डाल दिया जाए, चलिए ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अब याद रखना तो चलो अच्छी बात है। ये कौन कौन क्या क्या है इसके बारे में जरा बात करें। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस, फ्री मतलब फ्री 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 स्पेस, फ्री स्पेस मतलब आसपास कुछ नहीं है, स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। मीडियम, मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, पानी, हवा, हवा भी एक मीडियम है, हालांकि हवा, एयर और वैक्यूम जो है हमने सेम मान रखा है, उनकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी सेम होगी, मैं अभी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि भाई मीडियम तो कुछ भी हो सकता है, आप दोनों चार्जेस को कहाँ रखते हो डिपेंड करता है। दोनों चार्जेस को आप पानी में डाल दो, दोनों चार्जेस को आप तेल में डाल दो, दोनों चार्जेस को आप मेटल में डाल दो, दोनों चार्जेस को आप किसी भी माइका इधर उधर किसी भी मीडियम में आप डाल दीजिए, तो उनके बीच में फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू पर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू चेंज हो रही है। हाल फिलहाल आगे चला जाए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन क्या हुआ, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये थी आपकी रिलेटिव, रिलेटिव लिख देते हैं, चलो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक कई बार नहीं भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ही है, ठीक है, सब जगह पर इलेक्ट्रिक लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक। फिर है एप्सिलॉन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको कहा गया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पूरा लिख देते हैं, चलो एब्सोल्यूट, व्हाट हैपेंड, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है जी। तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, मैं बहुत तेज स्पीड को लेकर के चलना पसंद नहीं करता हूं। फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए लाडलो आपको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे चबा चबा कर पढ़ना चाहिए, चबा चबा कर याद करना चाहिए, ठीक है। वीडियो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर वीडियो की बात है तो आप उसे आगे फास्ट करके भी देख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स सीखनी है, साथ साथ नोट्स बनाइए मेरे और साथ साथ पढ़ते चलिए, आपको बेहद मजा आएगा, क्योंकि फिजिक्स जब आपको समझ में आएगी तो आपको मजा आएगा, आपको अपने गुरुजी पर भरोसा बढ़ेगा, और आप उस भरोसे में जब आपको भरोसा बढ़ेगा तो आपको फिजिक्स में मजा आने लगेगा, और मेरा काम यही है, ठीक है। लाड लो, अपने गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा रखिए और आगे चलते चलिए। तो फिर बात की जाए, आगे चला जाए, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको यहाँ बताई दी है, ठीक है, नहीं बताइए, चलिए आगे देखते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है। जब हम देखते हैं कि आपका जो k है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट मुझे चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई को k के पास ले जाके बैठा, या एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाइए राइट में ऊपर, और k को नीचे ले आइए 1/4 पाई में, तो हो जाएगा 1/4 पाई k, और जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो फिर 1/4 पाई, पाई तो आप जानते ही हैं 20/2/7 इंटू के 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। क्या था इसका जो यूनिट थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, याद रखने वाली बातें यहाँ सॉल्व करते नहीं बैठ रहे हूँ मैं अभी, ठीक है, टाइम ही खराब होगा,
सो के हो जाएगा आपका 8.85 इंटू के, सॉरी के नहीं भाई, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर हो जाएगा आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और देखिए यहां से कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो यूनिट होगी एसआई यूनिट, है ना, इन एसआई सिस्टम, इन एसआई यूनिट। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो गई, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है ये, ठीक है, ये रहा एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन आर तो वही अलग अलग होता है ना भाई, वो तो गिवन होता है, उसकी वैल्यू क्या ही कैलकुलेट करेंगे। तो अब बात करते हैं कि एप्सिलॉन नोट आ गया आपका, एप्सिलॉन नोट आ गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। अच्छा चाहे तो इसे डब्बे में डाल दें, ठीक है, डब्बे में डाल दिया जाए भाई, डाल दिया डब्बे में, आगे चला जाए। अब बात की जाए कि इसकी डायमेंशन की बात कर ली जाए, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जरा देखो यूनिट को देखो, क्या है, कूलम स्क्वायर, कूलम जो है चार्ज है, ठीक है, चार्ज की जो डायमेंशन या फिर चार्ज की यूनिट थी एम्पियर इंटू सेकेंड, तो A1 T1, ठीक है, एम्पियर इंटू A1 T1 का होल पावर 2। न्यूटन की सभी को याद होनी चाहिए, न्यूटन की भाई साहब ऐसे नहीं माना जाएगा, न्यूटन की तो याद होनी चाहिए, क्या होती है, न्यूटन यानी फोर्स, ठीक है, फोर्स का मतलब एम है, जर्नली एम ए मास, ठीक है, एम फॉर मास, ए फॉर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा m1L1T-2 और मीटर में L की पावर 2, ठीक है। अब जरा इसको आगे चलिए, आगे चला जाए, ए की पावर ऊपर देखो 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 देखो, ए की पावर है ना, ए की पावर ये 2 है, 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, अंदर जाएगा 2 हो जाएगा, तो A2 T2 पावर, और यहाँ पर m तो पावर 1 ही रहना है, m की पावर 1 ही रहना है, L1 है और यहाँ 2, तो दोनों मिलकर के 3 हो जाएगा, L1 + 2, और फिर t की पावर -2 ही रहना है, ठीक है। अब जरा आगे चले जाएं और इसको फाइनली यहाँ पर लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, जरा देखिए गौर से, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, m की पावर -1, L3 है, ऊपर जाएगा तो L की पावर -3 हो जाएगा, L की पावर -3, T -2 और ऊपर जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, तो T की पावर 4 हो जाएगा, T की पावर 4, और A2 ऊपर ही A की पावर 2, तो उसको ऊपर ही छोड़ दिया जाए, A की पावर 2, और ये आगे जी आपकी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। बच्चा पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है डायमेंशन, ठीक है, डब्बे में डाल दिया, याद रहने तो अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेट करना आना चाहिए विदिन 30 सेकेंड्स, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो धीरे धीरे चलूंगा, मैं बहुत तेज नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत तेज चलने पर फिजिक्स का कुछ और ही हो जाता है, समझ में नहीं आता बच्चा पार्टी। तो फिर अपने गुरुजी से पढ़ते रहिए लगातार। अभी अब हमने क्या क्या किया जरा देखें, हमने क्या क्या कर लिया, क्या क्या करना बाकी है। कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, फिर हम आगे के भाई फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, उसमें के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू के बाद में हमने देखा के की वैल्यू आपके पास आई, और यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है ना, यहाँ से हम एप्सिलॉन आर की डायमेंशन चेक करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हमने देख लिया, एप्सिलॉन आर हमने देख लिया, एप्सिलॉन भी हमने देख लिया, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई है। अब जरा बात करें, क्या बात करें, एप्सिलॉन आपने देखा अभी क्या देखा, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर जो है ये क्या है, बेसिकली आपको बता चुके हैं, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन आर हो गया यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन है सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी एप्सिलॉन आर, क्लियर है, एप्सिलॉन आर की कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब जरा आगे चला जाए, अलग अलग के मीडियम के लिए, फॉर एयर एंड वैक्यूम एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है लगभग 1 मानी गई है, ठीक है, इक्वल टू 1, इक्वल टू करिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब
एयर की जो है वही वैक्यूम की मानी गई है। लेकिन अगर बात करें हम जैसे वाटर की बात करें, फॉर वाटर, ठीक है, फॉर वाटर, वाटर फॉर वाटर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एप्सिलॉन आर 81, ठीक है, 81 कह देते हैं। फिर बात करें हम किसकी बात करें, किसकी बात करें, मेटल, फॉर फॉर मेटल्स, मेटल यानी कंडक्टर, फॉर मेटल्स एप्सिलॉन आर हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब क्या, कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए एप्सिलॉन आर की। अब बात आती है कि अब क्या फर्क पड़ा, ये सब पढ़ने से क्या फर्क पड़ रहा है, तो जरा देखते हैं। क्या है कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि वैक्यूम के लिए ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है उसमें के है, और के की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकती है। वैक्यूम के लिए कितनी है और वैक्यूम के लिए कितनी है और आपके मीडियम के लिए कितनी है। तो जरा बात करते हैं, वापस से चलते हैं इसमें हैश करके। जो इंपॉर्टेंट बात है, क्या आपने देखा फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम आपका जो फोर्स है, आपका जो या आपका जो के है वो के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर मीडियम, मीडियम तो वो के हो जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगी। यानी कि के की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से ज्यादा या इक्वल और इनफाइनाइट से कम होती है। एक बात वो याद आ गई, हमने पिछले पेज पर हमें समझ लेना था। वैसे यहाँ भी लिख दें, हैश करके हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसके साथ लेना ठीक रहेगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा या इक्वल होती है, लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट होती है। देखो इनफाइनाइट मैक्सिमम है और 1 मिनिमम है, ठीक है, ध्यान रहे। फिर चलिए, तो के की वैल्यू भी आ गई। इससे क्या फर्क पड़ा, तो इससे फर्क पड़ा व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा एफ वी नाम दे दिया मैंने उसको, एफ विल बी 1 के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब इनको मीडियम में रख दिया जाए, मीडियम कुछ भी हो सकता है, हवा, पानी या माइका या फिर आपका आपका कंडक्टर, कुछ भी हो सकता है। व्हेन चार्जेस है ना वैक्यूम, देन फोर्स when charges are placed in medium, ठीक है, मीडियम, देन फोर्स कितना फोर्स होगा बच्चा पढ़े, हाँ, एफ एम कह देंगे उसको, एफ एम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होगा, ये फर्क आया। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं, मुझे इनका जो कंपैरिजन है वो देखना है। कंपैरिजन देखने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मुझे चाहिए एफ एम और एफ वी में कंपैरिजन। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, वो यहां से भी आ जाएगा। कैसा आएगा जरा देखो, गौर से देखो, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो मेरे येलो लाइन के अंदर है, Q1 Q2 में वो कितना एफ वी, तो एफ ही रख दो, तो एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया, ठीक है ना। अगले पेज पर चला जाए तो फिर एफ एम हो गया एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको भी डब्बे में डाल दिया जाए। डब्बे में डालने के लिए इस बार मैं कलर बदल दे रहा हूं और ये रहा आपका डब्बा। इसका मतलब फोर्स जो है वो कम हो गया क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है। फोर्स एफ एम बिकम्स कितना, एफ एम जो है वो लेस देन एफ वी होगा। अगर एप्सिलॉन आर 1 हो जाए, एप्सिलॉन आर 1 हो जाए तो इक्वल टू भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो सकती है जब ये एयर में रखें चार्जेस, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो एफ वी तो ज्यादा ही होगा, ये बात यहां से क्लियर हो जाती है। चलिए
ये सब बातें क्लियर होगी कि भाई अब बात आती है कि क्या आती है, जरा बात करें हम कौन से पॉइंट पर थे, हम फर्स्ट या सेकंड पॉइंट पर थे, लेट मी चेक। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में सारी बातें हमने देखी। सेकंड पॉइंट में सारी बातें देखने के बाद अब हम जरा देखते हैं क्या थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट में दोनों फोर्स जो हैं एक दूसरे, ये दोनों पॉइंट दो पॉइंट चार्जेस के लिए, दोनों मतलब जो फोर्स है वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगेगा, तो दोनों पॉइंट चार्ज है। सेकंड में हमने देखा कि जो फोर्स है वो है के Q1 Q2 अपॉन r²। के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और के किस पर डिपेंड कर रहा है, के और इस तरह से हमने देखा फाइनली कि जो मीडियम का जो फोर्स है, मीडियम के ऊपर जो फोर्स है वो वैक्यूम में फोर्स से कम होगा। ठीक है, या इक्वल भी हो सकता है, डिपेंड करता है, के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जरा आगे चलें और हम क्या देखना चाहते हैं, है ना, पानी पिया जाए थोड़ा। जरा देखिए, एक बात और क्लियर कर दी जाए, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ठीक है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव नेचर। तो आपने 11th क्लास में देखा होगा कि दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो कंजर्वेटिव होता है इन नेचर, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव नेचर, और इन दोनों के इसमें काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। खास तौर पर अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फ्रिक्शन जो था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्यों, क्योंकि एक तो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये 1/r² को फॉलो कर रहा है। दूसरी बात, जब कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जब वो फोर्स किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है और वो पार्टिकल एक क्लोज लूप में वर्क जीरो कर पाता है, यानी वर्क ही नहीं कर पाता है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे और वो फोर्स वर्क करेगा, तो वर्क अगर जीरो करेगा तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्यों, क्योंकि जब ये किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है तो एक क्लोज लूप के लिए वो फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो वर्क कर रहा है वो जीरो वर्क करेगा। बिकॉज क्यों, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स act on a charge particle when electrostatic force act on a charge particle for a closed loop comma it will perform zero work, it will perform zero work, zero वर्क। क्या मेरी बात समझ में आई? इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स जब किसी भी पार्टिकल के ऊपर, यहां पर चार्ज पार्टिकल है, जब वो वर्क करता है क्लोज लूप के लिए या क्लोज पाथ के लिए तो वो जीरो वर्क करता है। ठीक है बच्चा, है क्लोज लूप के लिए। चलिए आ गया, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चला जाए। फोर्थ पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स जनरली सेंट्रल फोर्स होते हैं। यहां पर ये फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स में का मतलब है जब एक मास पार्ट, जैसे मास की मैं बात करूं आपको, जैसे आपका कोई फोर्स अगर सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल फोर्स की एक पहचान ये है कि जब कोई मास पार्टिकल या कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल का अगर एक साइकिल में उसका चक्कर लगाएगा तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा फोर्थ पॉइंट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। तो जब ये किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर
तो जब ये किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगता है एक्सटर्नल फोर्स की, और एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है या टॉर्क काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है सेंट्रल फोर्स का मतलब? सेंट्रल फोर्स का मतलब मैं आपको बता दूं, इन एब्सेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंगुलर मोमेंटम of a charge particle with respect to another charge particle will remain same। ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू चार्ज पार्टिकल रिमेन सेम, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करेंगे, इसीलिए यहां पर इसे हम ऐसा कह सकते हैं। चलिए ये भी अच्छी बात है। और क्या क्या पॉइंट रह गए जरा देखा जाए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हमने देख चुके हैं, अब और क्या बात बच गई है, इसके लिए आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलने से पहले, हाँ, 5th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स में काम में आता है। आपको मालूम है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो कूलाम फोर्स की वेक्टर फॉर्म हम कैसे लिखें? अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं आपको बड़ी आसान तरीके से कोई चीज समझाना चाहता हूं। वेक्टर, अब वेक्टर जो है देखो लाडलो, बात ऐसी है कि 11th क्लास में वेक्टर था, अब 12th क्लास में जगह जगह जहां फोर्स काम में आएगा, या जो जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स होगा, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर ये भी काम में आएंगी। अगर 11th आपका पुअर रह गया है तो यहाँ दिक्कत है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा इस तरह से समझाया जाए कि जब मैं आपको 12th में कुछ 11th का कुछ काम में आ रहा है, तो फिर मैं आपको उसे समझा सकूं, 11th वाली चीजों को भी साथ में, जो टॉपिक्स हैं, जो फंडामेंटल है, साथ में इन्वॉल्व कर सकूं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब जरा गौर से देखिए क्या है, मान लीजिए, चलिए एक्स और वाई एक एक्सिस बना लेते हैं, एक्स और वाई, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब यहाँ पर दो चार्ज रख दिए जाएं, ठीक है ना, दो चार्ज कहीं पर भी इस तरह से रखें, ठीक है, ये रखे। अब यहाँ पर दो चार्ज, हम बात करें, दो चार्ज हैं, एक काम करते हैं, काम क्या है बच्चा पार्टी, काम ये है कि जो चार्ज है, दो चार्ज कुछ इस तरह से रखें, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं अपन, ओके। एक चार्ज हो गया Q1, ठीक है, एक चार्ज हो गया Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है, ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी, ठीक ठीक दिख रहा है। अब Q1 Q2 जो है एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, Q2 जो है फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है, सपोज F1, F नाम दिया, F1 की जरूरत नहीं है, F ही है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू तो सेम है, F, और Q1 Q2 को रिपेल करेगा, वो भी सेम फोर्स F से रिपेल करेगा। अब बात है कि मैं चाहता हूं Q2 के ऊपर, ये 2 है, ये कितना है, ये 2 है, Q2 के ऊपर मैं फोर्स, ये Q2 है, इसके ऊपर मैं फोर्स को देखना चाहता हूं, तो इस फोर्स पर मेरी नजर रहेगी। अब Q2 मेरे लिए हो गया टेस्ट, क्योंकि मैं इसके ऊपर टेस्ट कर रहा हूं, इसको ऊपर ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो हो गया टेस्ट चार्ज, ये हो गया टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो किसके कारण हो रहा है, किसके कारण देखना है, Q1 के कारण देखना है, इसे हमने नाम दे दिया सोर्स चार्ज, Q1 को क्या कह दिया, सोर्स चार्ज। तो भाई टेस्ट चार्ज के ऊपर आपको देखना है, किसके कारण देखना है, सोर्स चार्ज के कारण देखना है, तो वो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है F, हाल फिलहाल इसकी बात की जाए। अब Q1 से Q2, अब Q1 को मान लो, आप कहीं भी मान लीजिए, यहाँ ओरिजिन पर भी मान सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल चलिए हम मान रहे हैं, हमने क्या किया, हम Q1 से Q2 की तरफ एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं आर कैप, किधर की तरफ, सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की ओर, ठीक है, यूनिट वेक्टर होगा। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन बात पर कि हमारे पास जो फोर्स है, ये जो F है, वो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। अब मैं चाहता हूं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो मुझे डायरेक्शन देनी होगी। अब डायरेक्शन देने के लिए किसी भी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन, देखो ध्यान रहे, आप लोगों को शायद ध्यान हो कि
कि भाई जब भी अगर हम बात करें किसी वेक्टर की, वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो आप यूनिट वेक्टर से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये वेक्टर ट्रैक्टर भाई साहब इतना छोटा कैसे हो गया, शॉर्ट में हो गया। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। अब यूनिट वेक्टर कौन है? आर कैप है। मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड ये रहा। तो जो और फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम टर्म लिखें वेक्टर फॉर्म में, तो जी हो जाएगी आपकी एफ इक्वल्स टू, पहले तो बात करें नॉर्मल मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो एफ इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, ये हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया मैंने आर कैप। चलिए एक तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म हो गया है। एक तो ये हो गया है एक तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? हम आर कैप, अच्छा आर कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। आर कैप जो होता है, आर कैप आपका, आर कैप जो होता है बच्चा पार्टी, आर कैप क्या होता है? आर कैप यूनिट वेक्टर होता है। आर कैप होता है वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैं आर कैप की जगह ये रख दूंगा, तो फोर्स हो जाएगा आपका एफ विल बी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह मैंने रख दिया आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर क्या होगा? अब क्या होगा? आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर आर वेक्टर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली फोर्स आ गया, एफ वेक्टर आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और यहां पर आ गया आर वेक्टर। आई बात समझ में? इसे भी डब्बे में डाल देते हैं, इसे भी डब्बे में डाल देते हैं। तो फिर बच्चा पार्टी क्या बन जाएगा जी? डब्बा ये आ गया आपका, ठीक है। ये दो चीजें हैं, दो डब्बे हैं, आपको याद रखने हैं। अब बात आती है, आपको मालूम है, अच्छा ये फोर्स किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं? ये फोर्स, तो हमें फोर्स के बारे में लिखना होगा। फोर्स किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं जी? ये फोर्स कर रहे हैं हम कैलकुलेट एफ, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, और यहां पर वो कौन है? Q2 है, ठीक है ना, वो कौन है? Q2 है। और क्या खास बात है? आर कैप क्या है? आर कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, फिर उसके पास डायरेक्शन होती है। उसकी डायरेक्शन किधर से किधर है? सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की ओर। कुछ भी हो। अच्छा मैं यहां पर Q2 ना ही लिखूं तो भी ठीक है, उस हिसाब से। कहां पर? यहां पर। भाई वो कल को तुमको हम सोर्स की जगह तो टेस्ट कर देते हैं, टेस्ट की जगह सोर्स कर देते हैं, तो भी आपकी बात जमेगी। तो वेक्टर आर कैप यूनिट वेक्टर वो होगा यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सोर्स चार्ज फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज। ओके, व्हाट इज आर? तो भाई ये तो आर तो खुद ही वेक्टर है, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये किधर की तरफ होगा? इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम सोर्स टू टेस्ट चार्ज। अच्छा बच्चा पार्टी, अगर मैं वहां पर कोऑर्डिनेट दे दूं, भाई ये कोऑर्डिनेट Q1 Q2 के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिख दूं, तो क्या होगा? Q1 Q2 के कोऑर्डिनेट, चलो मैं लिख देता हूं, Q1 Q2 के कोऑर्डिनेट लिख करके देखते हैं। Q1 का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। Q2 का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। अगर ऐसा हो, उससे ये होगा कि हमें r कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं। चलिए देखते हैं। तो ये जो r है, r किधर से किधर है? x1, सोर्स किधर है? x1, x2, x1, y1, z1 से किधर? x2, y2, z2। तो फिर आपको मालूम है ना मैथमेटिक्स में
मैथमेटिक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। बच्चा पार्टी, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, अपने गुरुजी आज पर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अपने गुरुजी यानी आपके अपने गुरुजी जो हैं यानी मैं रवि राव सिंह, मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, धड़ाधड़ शेयर करते चलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले और आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। बात ऐसी है, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में जाना चाहता हूँ, पहुँचना चाहता हूँ। मैं मेहनत करूँगा और आप भी मेहनत करिए, दोनों मेहनत करेंगे, हमको दोनों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत जो है ना वो फल देती ही देती है, आज या कल कोई रोक नहीं सकता। तो यहां पर मैंने आपको बताया आर वेक्टर, अगर आर वेक्टर की बात करें, आर कैप की बात करें तो आर कैप कितना हो जाएगा, आर कैप आपको मालूम ही है क्या हो जाएगा, वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड भी देख लें पहले, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या कैसे करोगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी आर, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और आपको अच्छे से बता दूं मैं, इधर क्या बता दूं, मालूम तो है ये क्या, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जरूरत पड़े तो आप इन वैल्यूज को वहां पर रख करके आर कैप को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप फोर्स जो है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज है, आर वेक्टर यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज, सोर्स किधर भी हो टेस्ट किधर भी, आपको तो सही करना है, ठीक है। हाल फिलहाल ये था कि सोर्स के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है और टेस्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2 है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये पूरा कवर दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। इस तरह से हम यहाँ पर पहुंच गए। देखें कुछ और रह तो नहीं गया है, आई विल चेक फॉर अ वाइल, कुछ ऐसा जो अभी आपको बताना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब एक चीज़ और है वो देख लेते हैं, बाकी सब चीज़ें हम कर चुके हैं। एफ लाइन आर सब हो गया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो फोर्स है ना, ये फोर्स किधर लग रहा है, यानी डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी। तो बच्चा पार्टी डायरेक्शन की बात करें, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट पांचवा छठा पॉइंट, ठीक है। 6 पॉइंट, ये जो हमारा जो चार्ज है ना बच्चा, चार्ज एक लाइन के अलोंग रखा है, तो जो फोर्स है ना, ये फोर्स भी, ये चार्ज मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। और चार्ज ये रहा, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। ये दोनों अगर पॉजिटिव लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अलोंग द लाइन होगा ये, है ना। दोनों का रिपल्शन फोर्स है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, इन दोनों को ये लाइन मिला रही है, इसके अलोंग यानी ऐसे, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, ऐसे, इस पर कैसे लगेगा, ऐसे, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अलोंग द लाइन लग रहा है। आप क्या सर नेगेटिव चार्ज, ये जो एफ है ये ऐसे लग रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं लग रहा है, कैसे, अगर मैं बात करूं कि यहां पर भाई ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और जो फोर्स है Q1 Q2 के ऊपर फोर्स ऐसे लगा रहा है, नहीं अलोंग द लाइन लगेगा, ये फोर्स नहीं होगा, ऐसे फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। ख्याल रहे, उल्टा सीधा मत लगा देना, या आप कहें इस पर इधर लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसा फोर्स नहीं लगेगा, वो तो ऐसे ही लगेगा। आप कहें सर एक काम करो अट्रैक्शन का भी दिखा दो, चलो अट्रैक्शन का भी देख लो, अट्रैक्शन का भी देख लो भाई लोगों। अट्रैक्शन में क्या है, कुछ खास बात नहीं है, दो अनलाइक चार्ज होंगे, एक होगा Q1 तो दूसरा ले लो नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस Q2, ठीक है, एक प्लस Q1। अब ये भी क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन होगा तो ऐसे लगेगा F, और Q2 पर अट्रैक्शन किधर होगा, इधर होगा, यानी कि Q1 Q2 को अपनी तरफ बुलाएगा और Q2 क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा। ये भी अलोंग द लाइन लग रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, अलोंग द लाइन क्यों इंपॉर्टेंट बात रही। तो फिर मैं इसको लिख देता हूं, मैंने आपको समझा भी दिया है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, बीच वाला। तो इसको अपन लिख लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं कि भाई
दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, टू पॉइंट चार्ज, फोर्स एक्ट है ना, फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्टिंग छोड़ो, फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट बिटवीन टू पॉइंट चार्ज अलोंग द line along the line joining them ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हमने यहां तक अपना कवर कर लिया, फोर्स के बारे में सारी बातें कवर कर ली हैं। क्या क्या बातें कवर कर ली हैं जरा देखो, एक बार फिर से एक छोटा सा रिकैप ले लिया जाए। कूलम फोर्स क्या होता है? कूलम फोर्स दो चार्जेस के बीच फोर्स होता है। दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम। कूलम ने बताया वो जो फोर्स है दोनों के चार्ज के मल्टीपल, यानी दोनों चार्ज के मल्टी प्रोडक्ट के ना प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के यानी आर डिस्टेंस होता है उनके, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आते हैं हम क्या, हमें देखते हैं कि जो फोर्स का फॉर्मूला है वो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और कूलम लॉ जो है वो उससे हमने देखा सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, और वो होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, फॉर वैक्यूम के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। फिर देखें फॉर मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट के साथ नीचे आ जाता है, एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई हो जाता है, और वैल्यू या फिर आप कह सकते हैं 4 पाई, मतलब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R की जगह आप एप्सिलॉन भी कह सकते हो। अब ये क्या क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन R रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। ठीक है, अच्छी बात है। के की वैल्यू ये होती है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी, और हो जाएगी कैलकुलेट करने के बाद में कितना 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो हम डायमेंशन यहाँ पर कैलकुलेट करके रखिए, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डबल हैश एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी M-1 L-3 T4A2। ठीक है बच्चा पार्टी। अरे मेरे प्यारे प्यारे लाडलों, जरा गौर से देखो, एप्सिलॉन आर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है भाई, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 मानी जाती है, वाटर के लिए 81 है। सब आपको वैसे अच्छे जो टेस्ट पेपर होते हैं, अच्छे जो जैसे IIT हुआ, JEE या फिर नीट हुआ, इन सब में ये वैल्यूज लिखी हुई मिलती हैं। लेकिन फिर भी जब हम बार बार पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं बार बार पेज खोल करके देखते रहें, और इसलिए आपको याद होनी चाहिए, और मैंने डब्बे भी इसलिए डाले तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, मीडियम के लिए के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फिर जब हम चार्ज को वैक्यूम में रखते हैं, दो चार्ज को, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब दोनों चार्जेस को हम मीडियम में रख देते हैं तो फिर उनके बीच में फोर्स आता है F फॉर मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। एंड देन इन दोनों में रिलेशन है एफ एम इक्वल टू एफ बी अपॉन एप्सिलॉन आर। मतलब कि वैक्यूम में जो फोर्स है, जब वैक्यूम की जगह हम दो चार्जेस को मीडियम में डाल देते हैं तो उनके बीच में फोर्स कम हो जाता है, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल फॉर अ क्लोज लूप इट विल परफॉर्म जीरो वर्क। क्लोज लूप के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो वर्क करता है। ये सेंट्रल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में किसी चार्ज पार्टिकल का दूसरे चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रहता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है। फिर बात करी हमने खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट? इसलिए कि भाई ये बच्चों को नहीं आता, जर्नली करने के बाद भी नहीं आता है। अच्छा, बच्चा क्या करता है F1 F2 के चक्कर में उलझ जाता है। F1 F2 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 कैप। अरे भाई 1 2 2 1 में है ना, जिंदगी उलझ जाएगी, तो फिर आगे कैसे जाएंगे? 1 2 के आगे भी जिंदगी है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा आसान कर दिया। मैंने इसको एक नाम दे दिया कि मुझे चाहिए Q2 पर फोर्स। तो मैंने कहा भाई Q2 मेरे लिए टेस्ट चार्ज हो गया, मैं इस पर टेस्ट कर रहा हूं एक तरह से। तो किसके कारण हो रहा है? वो है Q1, उसको नाम दे दिया मैंने सोर्स चार्ज। और जब ऐसा किया
तो मुझे मालूम चला अच्छा मैंने Q1 से Q2 की तरफ, क्योंकि F और R की डायरेक्शन सेम है, तो ये आर कैप है, आर कैप जो है यूनिट वेक्टर है, और जब मैंने इसे मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया, क्या मिल गया, फोर्स मिल गया, वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फोर्स मिल गई। आप लोग इस तरह से इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या जो मैंने लिखा है, एफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट के ऊपर है ना, किसके कारण, ड्यू टू सोर्स चार्ज, ड्यू टू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज। फिर आर कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज, ठीक है, आप देख लो, सोर्स से टेस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। अब आर कैप आर वेक्टर इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड फ्रॉम सोर्स टू टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर आपकी बात की जाए कि सोर्स इधर तो कौन है, सोर्स है, ये किसके लिए कोऑर्डिनेट है, सोर्स के लिए, और ये किसके लिए, टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए। तो फिर आपको मालूम है फाइनल माइनस इनिशियल, टेस्ट माइनस सोर्स, ये करेंगे तो आपको वेक्टर फॉर्म ये मिलेगी और इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। जरूरत पड़े तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से बच्चा पार्टी। फिर मैंने आपको बताया नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि जो फोर्स है ये दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ऐसे या ऐसे लगेगा, वही मैंने आपको यहाँ पर बताया, और ये अलोंग ही लगेगा, इधर उधर नहीं लगेगा। तो फिर ये अपना पॉइंट करेक्ट है, ये वाला हमें नहीं, इस तरह से नहीं यूज करना है, या फिर ऐसे यूज करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स के साथ क्या क्या होता है, कैसे एक्ट करता है, उसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं, वो सब हमने पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, और जेई मींस इवन एडवांस की बात करें तो वहां भी, तो जेई और जो नीट है इसमें इस तरह के क्वेश्चन बस आते हैं। और भाई ये ही नहीं, आपके दूसरे भी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन हैं, कितने भी टीचर के हुए या इधर उधर, या आप अगर किसी सब्जेक्ट में फिजिक्स लेते हैं तो आपके ये वाले 11th-12th वाला पोर्शन काम में आता है, और आपके ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे किसके साथ, अपने गुरुजी के साथ, किस चैनल पर, फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर। और किसका होगा, प्यारे प्यारे लाडलों का, अपने पापा मम्मी अपने टीचर के प्यारे प्यारे लाडलों बच्चों। तब तक के लिए, आगे तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बाय बाय।